गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दिस वंडरफुल सेशन। आज का अपना 11th क्लास का लेक्चर नंबर 3 जो है हम शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है अदर लिविंग कैरेक्टर्स, सिस्टमेटिक्स एंड क्लासिफिकेशन। क्या चीज़ होती है क्लासिफिकेशन, क्या चीज़ होती है सिस्टमेटिक और क्या चीज़ होते हैं कैरेक्टर्स, इनके बारे में वी हैव टू डूइंग स्टडी। ठीक है, हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में काफ़ी चीज़ें पढ़ा दी, जिसमें पहला लेक्चर था हमारा, जिसके अंदर मैंने आपको लाइफ, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया। हमारा 11th क्लास का पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, उसमें हमने लेक्चर नंबर 1 में लिविंग बीइंग के कैरेक्टर पढ़ाए। इसके मतलब जैसे लाइफ, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ये सब चीज़ें पढ़ाई। इसके अंदर मूवमेंट्स कैसे होता है, रेस्पिरेशन कैसे होता है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, इनके बारे में पढ़ा। ग्रोथ क्या चीज़ होती है, रिप्रोडक्शन क्या चीज़ होते हैं, इनके बारे में पढ़ा। हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था, उसमें हमने मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीज़ें पढ़ी। आज का हमारा लेक्चर नंबर 3 है, जिसके अंदर हम लोग जो है कुछ और भी लिविंग कैरेक्टर पढ़ेंगे। हमने लिविंग कैरेक्टर कौन कौन से पढ़ लिए? ग्रोथ, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, ये सब चीज़ें। पर क्या लिविंग बीइंग में सिर्फ यही कैरेक्टर्स होते हैं? क्या इनके अलावा लिविंग बीइंग में कोई कैरेक्टर नहीं होता? तो ऐसा भी नहीं है। लिविंग बीइंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर कोई हमारे चोट लग जाए तो वो समय के साथ रिपेयर हो जाती है, वो चोट रिपेयर हो जाती है, यानी हीलिंग प्रोसेस जो है बॉडी में, घाव भरने का जो प्रोसेस है, वो भी हमारे शरीर के अंदर जो है वो इसी में आता है। इसके अलावा जो है हमारे शरीर के अंदर कई ऐसी एक्टिविटीज़ है, जैसे कि ब्रेन की एक्टिविटी है, सेल्स की एक्टिविटी है, सेल का जो प्रोसेस है, ये सब इसी के अंदर आता है। तो एडेप्टेशन वगैरह जो है, तो लिविंग के अंदर नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। देखिए, हमारा सबसे जो पहला कैरेक्टर है वो है मूवमेंट। हमने यहाँ पर टॉपिक का नाम लिखा अदर कैरेक्टर ऑफ लिविंग बीइंग। अदर कैरेक्टर इसलिए कि जो मेन कैरेक्टर थे, जिनको डिफाइनिड कैरेक्टर मानते थे, वो तो 3 थे: सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और कॉन्शियसनेस। कुछ कैरेक्टर जो है वो फंडामेंटल कैरेक्टर थे, डिफाइनिड नहीं थे, जैसे कि ग्रोथ था, इसके अलावा रिप्रोडक्शन था। ग्रोथ को हम फंडामेंटल कैरेक्टर मानते हैं, डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं मानते। वाई? बिकॉज इट इज़ फाउंड इन बोथ लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर रिप्रोडक्शन इज फाउंड ओनली इन नॉन लिविंग, but why it is considered as fundamental character and not a defined criteria of living being? Why? Because reproduction is not essential for survivingness, not essential for surviving of individual, क्योंकि बिना रिप्रोडक्शन के भी कई स्पीशीज जिंदा रह सकती है। तो कुछ और भी कैरेक्टर लिविंग बीइंग के हैं, जैसे मूवमेंट्स। 2 शब्द आते हैं, एक मूवमेंट, एक लोकोमोशन। यू नो वेरी वेल अबाउट लोकोमोशन एंड मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब कोई चीज़ अपनी जगह पर मूव कर रही है, हिलती रहती है, डुलती रहती है, तो उसको मूवमेंट्स कहते हैं। जैसे आपके जॉइंट्स का मूवमेंट है, आपकी बॉडी में पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, मस्कुलर मूवमेंट है, आपकी सेल्स में होने वाले अमीबॉइड मूवमेंट्स है, सिलियरी मूवमेंट्स है, फ्लैजिलर मूवमेंट्स है। ये सारे जो मूवमेंट्स है, उनको हम क्या कहते हैं? एक प्रकार के लिविंग कैरेक्टर। मूवमेंट्स के साथ एक शब्द आता है लोकोमोशन। ऐसा मूवमेंट जो अपनी स्थिति बदलता हो, अपनी जगह बदलता हो, अपने जो है स्थान को बदलता है, उसको हम लोकोमोशन के नाम से जानते हैं। लोकोमोशन हमारी बॉडी में जनरली मसल्स के द्वारा होता है, मस्कुलर लोकोमोशन, ठीक है, जिसमें हमारी बॉडी जो है वो स्केलेटल सिस्टम के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। फिर है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का मतलब होता है मेंटेन कांस्टेंट एनवायरनमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का एनवायरनमेंट कांस्टेंट रखना। बॉडी में किसी भी टाइप का अप एंड डाउन कंडीशन है, मान लो हार्मोन ज़्यादा है तो उसको वापस रेगुलेट करना, ब्लड प्रेशर कम है तो उसको मेंटेन करना, टेम्परेचर कम ज़्यादा है तो उसको तो एनी टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ विच फाउंड इनसाइड द बॉडी एंड बॉडी हैव मैकेनिज्म टू कंट्रोलिंग इट, टू रेगुलेटिंग इट, इट इज़ कॉल्ड होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस के अंदर ये सब आता है। फॉर एग्जांपल, हमारी बॉडी में स्पर्म को बनाने के लिए अगर FSH हार्मोन बन रहा है और FSH हार्मोन सर्टोली सेल के ऊपर अटैक करके स्पर्मेटोजेनेसिस कर रहा है, इन दैट केस, ऐसी स्थिति में जो है तो इनिबिन हार्मोन आता है और वो होम्योस्टेसिस शो करता है। तो ये भी एक प्रकार का हार्मोन होम्योस्टेटिक हो जाता है। एक्सक्रीशन, प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। ये भी लिविंग बीइंग का कैरेक्टर है। न्यूट्रिशन, भोजन करना, ये भी इसमें आता है। एडेप्टेशन, एडेप्टेशन का मतलब होता है
कि बॉडी के वो मैकेनिज्म जिसमें वो अपने आप को सर्वाइव कर सकें और वो रिप्रोडक्शन कर सकें। एक ऐसी स्थिति जिसमें एक प्रोसेस है बॉडी की जिसमें इट ट्राई टू कोप विथ एनवायरनमेंट और इसी को हम किस नाम से जानते हैं, एडेप्टेशन। इवोल्यूशन पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं होकर के एक पर्टिकुलर एक स्पीसीज का होता है, एक जो है पॉपुलेशन का होता है, जिसके अंदर समय के साथ नेचर के हिसाब से जो है चेंजेज आते हैं और वो नेचर खुद ये चेंजेज लाता है, जिसको हम नेचुरल सिलेक्शन भी कहते हैं। हीलिंग एंड रीजनरेशन पहले ही बता दिया था, ये भी लिविंग बीइंग का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। उसके बाद में बर्थ एंड डेथ, जन्म लेना और मृत्यु हो जाना, ये दोनों ही कैरेक्टर किसके होते हैं, लिविंग बीइंग के होते हैं। अब यहाँ पर लिखा है टाइप्स ऑफ डेथ। टाइप्स ऑफ डेथ का मतलब डेथ कितने टाइप की होती है। डेथ तो जनरली एक ही टाइप की होती है, हम कहते हैं कि मृत्यु जो है वो तो फिक्स है, अटल है, एक दिन सबको निश्चित ही मृत्यु आनी है। लेकिन डेथ के टाइप जो है वो दो टाइप के होते हैं। फॉर एग्जांपल्स, अगर किसी इंसान की डेथ हो गई तो उस डेथ को हम क्या मानेंगे, डॉक्टर आएगा, डॉक्टर अगर चेक करता है उसकी जनरली वो हार्ट बीट देखेगा, पल्स देखेगा और उसकी जो है ब्रीदिंग प्रोसेस देखेगा। अगर इंसान श्वास नहीं ले रहा है, उसकी हार्ट बीट बंद हो चुकी है, उसकी पल्स अगर बंद हो चुकी है, तो उस टाइप के डेथ को हम किस नाम से जानते हैं, क्लिनिकल डेथ। ये जो डेथ होती है उसको क्लिनिकल डेथ कहते हैं। वही दूसरी तरफ ऐसी डेथ जिसमें इंसान की डेथ तो हो चुकी है लेकिन फिर भी उसके बॉडी के ऑर्गन जो है वो कुछ टाइम तक सर्वाइव करते हैं, बॉडी अंदर से इंटीरियर तरीके से जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने की कोशिश करती है, तो इस प्रकार की जो डेथ होती है उसको कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ। तो दो टाइप की डेथ है, क्लिनिकल डेथ। व्हाट इज़ क्लिनिकल डेथ? टाइप्स ऑफ डेथ इन विच देयर आर टेम्परेरी स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट एंड ब्रीदिंग। हार्ट बीट और ब्रीदिंग टेम्परेरी स्टॉपेज है, यानी वो क्लिनिकल तरीके से डेथ है। चिकित्सक ने मान लिया कि इंसान की डेथ हो चुकी है, यानी हार्ट बीट और ब्रीदिंग बंद हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो बॉडी के अंदर की मसल्स, अंदर का ब्लड, अंदर की सारी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। इट इज़ रिवर्सिबल डेथ। ये रिवर्सिबल डेथ है क्योंकि अगर CPR दिया जाए तो CPR के द्वारा जो है ये जो पल्मोनरी रिससिटेशन होता है उसको दिया जाए तो उसके द्वारा वापस जो है इंसान को जिंदा किया जा सकता है। और मेडिकल हेल्प इज़ गिवन इमीडिएटली बिकॉज ब्रेन सेल स्टिल अलाइव फॉर शॉर्ट टाइम, क्योंकि मस्तिष्क की जो कोशिका है वो जिंदा रहती है। दूसरी तरफ है बायोलॉजिकल डेथ, एक ऐसी डेथ जो परमानेंट इरिवर्सिबल सिसेशन ऑफ द ऑल बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ द बॉडी। बॉडी के सारे बायोलॉजिकल फंक्शन जो है वो कम्प्लीटली जब बंद हो जाए तब इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल डेथ, यानी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल फिनोमिना चेंजेज हो जाते हैं। इरिवर्सिबल डैमेज टू ब्रेन, इसमें ब्रेन डैमेज हो जाएगा, हार्ट एंड अदर वाइटल ऑर्गन्स। मॉर्टिश अकर इन दिस केस इन विच फिजिकल चेंज हैपन। जब भी बॉडी में बायोलॉजिकल डेथ होती है तो बॉडी का टेम्परेचर डाउन होगा, बॉडी के अंदर मसल्स स्टिफ हो जाएगी, कड़क हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी, और साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो है बॉडी का कलर भी चेंज होगा। इस पूरी प्रोसेस को हम मॉर्टिस के नाम से जानते हैं। तो व्हाट इज़ मॉर्टिस? मॉर्टिस का मतलब बॉडी में होने वाले फिजिकल चेंज जो डेथ के बाद दिखते हैं। जैसे पहला मॉर्टिस आपको दिख रहा है रिगर मॉर्टिस। रिगर मॉर्टिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ स्टिफनेस ऑफ बॉडी कॉज बाय मसल्स। अगर इंसान की बॉडी डेथ के बाद स्टिफ हो जाए, डेथ के बाद उसकी बॉडी कड़क हो जाए, कठोर हो जाए, जैसा आपको एक पिक्चर दिख रही है, एक इमेज दिख रहा है जिसके अंदर एक इंसान जो है वो मरने के बाद उसके हाथ पैर वगैरह जो है वो पूरी तरह से कड़क हो चुके हैं, यानी उसमें स्टिफनेस। जैसे कई बार रोड साइड हम देखते हैं कई कुत्ते वगैरह एक्सीडेंट में मर जाते हैं, उसके बाद में फिर वो उनकी बॉडी जो है स्टिफ हो जाती है, मसल्स उनकी कड़क हो जाती है बिकॉज ऑक्सीजन एक्टिविटी बंद हो जाती है। तो ये जो है डेथ के 2 से 4 घंटे के बाद शुरू होती है और 24 घंटे तक चल सकती है या उससे ज़्यादा टाइम तक चल सकती है। तो ये पहला प्रोसेस होता है, इंसानों में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है। दूसरा है एल्गर मॉर्टिस, ग्रेजुअल ड्रॉप इन बॉडी टेम्परेचर आफ्टर डेथ। देखा होगा कि बॉडी मरने के बाद ठंडी हो जाती है। जैसे इंसान की डेथ हो जाती है तो इंसान की डेथ के बाद उसकी बॉडी एकदम से ठंडी हो जाती है। इसका कारण क्या है कि होम्योस्टेटिक्स प्रोसेस बंद हो जाता है और जितने भी हार्मोन है वो लेवल ड्रॉप आउट हो जाते हैं, ब्लड प्रोसेस बंद हो जाता है। ब्रेन मोस्टली जो है, ब्रेन का हाइपोथैलेमस है जो टेम्परेचर रेगुलेशन करता है। ड्यू टू डैमेजिंग ऑफ ब्रेन सेल्स hypothalamus also get damaged and there is a process of regulation of temperature not happen inside the body। तो ये सारा का सारा जो कंडीशंस होता है ये होता है। दूसरा है लीवर मॉर्टिस।
It is post-mortem lividity or hypostasis in which purplish red discoloration start in skin due to settling of blood in lower parts of the body. जब इंसान की डेथ हो जाती है तो सारा का सारा ब्लड जो है वो बॉडी के लोअर पार्ट्स में चला जाता है, पैरों में चला जाता है, जिसकी वजह से बॉडी का जो ब्लड का कलर होता है रेड, वो रेड नहीं रहता। ऊपर वाले भाग में जो ऑर्गन्स होते हैं वो पर्पलिश हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं लीवर मॉर्टिस। तो 3 टाइप के मॉर्टिस जो है वो देखने को मिलते हैं। तो इस टाइप से हमने लिविंग बीइंग के कैरेक्टर पढ़े। लिविंग बीइंग के अंदर हमने पहला कैरेक्टर कौन सा पढ़ा? ग्रोथ पढ़ा, कि ग्रोथ लिविंग बीइंग के इंट्रेंसिक होती है, वही दूसरे में जो है एक्सट्रेंसिक होती है। उसके बाद में दूसरा कैरेक्टर हमने जो है कॉन्शियसनेस पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा था कि कॉन्शियसनेस वास्तव में क्या चीज़ है? रिस्पॉन्स टू सराउंडिंग, एंड व्हेन एनी टाइप्स ऑफ स्टिमुली कम इनसाइड द बॉडी, देन बॉडी हैव प्रोसेस टू ट्रिगर द रिस्पॉन्स अराउंड सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। इसके अलावा हमने रिप्रोडक्शन पढ़ा। एक बायोलॉजिकल फिनोमिना है जो लिविंग बीइंग में पाई जाती हैं, जो यंग वंस बनाने में मदद करती है। ये सब चीज़ें पढ़ी। तो इस तरह से हमने लिविंग बीइंग के सारे कैरेक्टर्स पढ़ लिए। अब हमारे इसी चैप्टर में नेक्स्ट टॉपिक आता है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी का मतलब होता है अर्थ पे कितने प्लांट्स हैं, कितनी प्लांट्स की स्पीसीज़ हैं, कितने एनिमल की स्पीसीज़ है, इनके नंबर्स को जानने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम कहते हैं डाइवर्सिटी। जिसमें एक साइंटिस्ट है रॉबर्ट मे से पहले भी कई साइंटिस्ट आए, उनके बाद में भी कई साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग आंकड़े बताए। जैसे रॉबर्ट मे ने बताया कि धरती पर जो है 7 मिलियन स्पीसीज़ प्रेजेंट है, विच इज़ नोन स्पीसीज़ आर अप्रॉक्सीमेटली। ये जो 7 मिलियन स्पीसीज़ है वो टोटल स्पीसीज़ है, लेकिन उनमें से जो नॉन स्पीसीज़ है वो कितनी है? 1.8 मिलियन है, विच हैड बिन फॉर्मली डिस्क्राइब एंड नेम एट द टाइम ऑफ द एस्टिमेशन। रॉबर्ट मे ने ये बताया कि अर्थ पे 7 मिलियन। रॉबर्ट मे से पहले भी कुछ साइंटिस्ट आए, जैसे रॉबर्ट मे से पहले IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्स, इन्होंने बताया था कि धरती पर 1.7 मिलियन स्पीसीज है। ये इन्होंने आंकड़ा बताया था कि अर्थ पे जो है 1.7 मिलियन स्पीसीज है। उसके बाद में IUCN के बाद अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्ट ने बताया कि धरती पर जो है 1.7 मिलियन नहीं, कम से कम 20 से 50 मिलियन स्पीसीज पाई जाती है। ये दूसरे साइंटिस्ट का आंकड़ा था, लेकिन धीरे धीरे रॉबर्ट मे ने परफेक्टली बात बताई कि धरती की अर्थ पर न तो 1.7 मिलियन स्पीसीज है, न ही 20 से 50 मिलियन, न इतनी कम है न इतनी ज़्यादा। इनका जो आंकड़ा है वो 7 मिलियन है। 7 से 10 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे पाई जाती है। NCERT के डेटा के अकॉर्डिंग 7 मिलियन लिखा है, बट एक्चुअल में रॉबर्ट मे ने बताया था कि 7 से 10 मिलियन स्पीसीज अर्थ पे पाई जाती है। लेकिन इनमें से सिर्फ जो नॉन स्पीसीज है, जिनके साइंटिफिक नेम दिए जा चुके हैं, जिनके हमें एस्थेटिक वैल्यू पता चल चुकी है, जिनके यूज़ पता चल चुके हैं, वो टोटल कितनी है? 1.8 मिलियन। ये इनके अंदर जो है आंकड़ा था। अब सिस्टमेटिक शब्द लिखा हुआ है। सिस्टमेटिक शब्द को पढ़ने से पहले हम जनरली टैक्सोनॉमी के बारे में बताते हैं। देखो, टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है? व्हाट इज़ टैक्सोनॉमी? हम टैक्सोनॉमी के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि टैक्सोनॉमी क्या चीज़ होती है। देखिए, टैक्सोनॉमी ब्रांच, साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम 3 चीज़ की स्टडी करते हैं। पहला है आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान। कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर हम 3 कैरेक्टर देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन। दूसरा है नोमेनक्लेचर करते हैं। जो भी स्पीसीज है उसका नामकरण करेंगे पहचान के बाद, और उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन। तो ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और स्पीसीज इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो ये टैक्सोनॉमी है। तो टैक्सोनॉमी में फॉर एग्जांपल जैसे ह्यूमन की अगर हम बात करें तो ह्यूमन के अंदर सबसे पहले उसका आइडेंटिफिकेशन कि वो प्लांट है या एनिमल, तो हमने कहा एनिमल है। फिर हमने उसका नोमेनक्लेचर किया, नामकरण किया। तो नामकरण किया कि ये एक साइंटिफिक नेम है, इसका जो है ह्यूमन एक स्पीसीज है जिसको हम साइंटिफिकली इस नाम से जान सकते हैं, होमो सेपियन। ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया। उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ह्यूमन का पूरा क्लासिफिकेशन करो, यानी उसको पूरा जो है एक श्रेणी में डिवाइड करो, एक कैटेगरी में डिवाइड करो कि बाद में हम कभी भी ढूंढ सकते हैं।
क्लासिफिकेशन से फ़ायदा ये होता है कि आगे भी हम कभी भी जो है किसी भी स्पीशीज़ को पहचानने में जो है अपने को एक सुविधा होती है, हम आसानी से इनको पहचान सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ह्यूमन की क्लासिफिकेशंस की बात करें तो क्लासिफिकेशन में पहला जो टैक्सॉन जो है, जो पहला जो कैटेगरी है वो है किंगडम। तो किंगडम जो है ह्यूमन का कौन सा होगा, एनिमलिया। किंगडम के बाद आता है फाइलम, तो ह्यूमन के अंदर रीढ़ की हड्डी है, नोटोकॉर्ड पाई जाती है, तो उसका फाइलम कौन सा हो गया, कॉर्डेटा। उसके बाद में क्लास के अंदर मेमेलिया, क्लास उसकी कौन सी है, मेमेलिया, क्योंकि इसमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती है ह्यूमन फीमेल में, जो बच्चों को न्यूट्रिशन देती है, मिल्क न्यूट्रिशन। इसके बाद में ऑर्डर इसको प्राइमेटा कहते हैं। उसके बाद में फिर फैमिली, होमोनिडी। इस तरह से हम लोगों ने जो है उसका क्लासिफिकेशन किया है। तो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी स्पीसीज़ को पहचानते हैं, उसका नामकरण करते हैं, एंड देयर आफ्टर हैव टू क्लासीफाई। ठीक है, उसको क्लासीफाई करते हैं, इसी हम साइंस की ब्रांच को किस नाम से जानते हैं, इसी को हम किस नाम से जानते हैं, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी पढ़ने के बाद नेक्स्ट जो शब्द आता है वो आता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या चीज़ होती है, जैसे टैक्सोनॉमी याद हो गई तो सिस्टमेटिक आसानी से याद हो जाता है। ठीक है, टैक्सोनॉमी अगर चीज़ याद हो जाती है तो हमें सिस्टमेटिक आसानी से याद हो जाता है। सिस्टमेटिक हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं देता है। तो ये जो चीज़ है ये टैक्सोनॉमी के अंतर्गत आती है। तो देखो क्या चीज़ होती है सिस्टमेटिक, पढ़ते हैं। अगर किसी स्पीसीज़ का कंपैरिजन करना हो, उसकी तुलना करनी हो कि दूसरी स्पीसीज़ से उसमें क्या सिमिलरिटीज़ है और क्या डिससिमिलरिटीज़ है, तो उसको सिस्टमेटिक के अंतर्गत पढ़ा जाता है। साथ ही साथ पर्टिकुलर स्पीसीज़ का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखना कि वो स्पीसीज़ कब उत्पन्न हुई, उससे पहले कौन सी स्पीसीज़ उत्पन्न हुई। तो ये जो कंपेरेटिव स्टडी होती है जिसमें बायोकेमिकल लेवल से, जेनेटिक लेवल से, साइटोजेनेटिक लेवल से, हर तरह से जो एक स्पीसीज़ की स्टडी होती है और फिर उसका क्लासिफिकेशन होता है तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, सिस्टमेटिक। तो हमारे सामने दो शब्द है, एक तो है सिस्टमेटिक, एक हमारे सामने शब्द है सिस्टमेटिक, और एक हमारे सामने शब्द है टैक्सोनॉमी। दोनों में क्या अंतर है, टैक्सोनॉमी और सिस्टमिक। टैक्सोनॉमी का मतलब होता है साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम किसी स्पीसीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। यानी इसमें पर्टिकुलर एक स्पीसीज़ के बारे में बताया जाता है कि कोई भी एक स्पीसीज़ है तो वो क्या चीज़ है, उसका नामकरण करो, उसके बारे में आइडेंटिफाई करो, ये सब चीज़ें होती है। लेकिन हमारे पास मान लो दो स्पीसीज़ है, स्पीसीज़ ए, स्पीसीज़ बी, इनमें से कौन सी स्पीसीज़ पहले उत्पन्न हुई, कौन सी स्पीसीज़ बाद में उत्पन्न हुई, हम इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो ये कौन सी ब्रांच में आएगा, सिस्टमेटिक। तो ब्रांच ऑफ साइंस डील विथ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टू ऑर्गेनिज्म और मोर देन टू ऑर्गेनिज्म, इट इज़ कॉल्ड सिस्टमेटिक। साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, यानी इवोल्यूशंस के हिसाब से, जैसे प्लांट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ, तो पहले एल्गी बना, फिर फंजाई बना, फिर ब्रायोफाइट, टाइडोफाइट, इस टाइप से। तो ये जो ब्रांच ऑफ साइंस है इसी को हम किस नाम से जानते हैं, इसी को हम कहते हैं सिस्टमेटिक। साइंस ऑफ स्टडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिस्टमेटिक। सिम्पसन यूज द टर्म फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक इन 1961। सिम्पसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सिस्टमेटिक शब्द का उपयोग किया था। थियोफ्रास्टस ऑफन रेफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी। अब सिस्टमेटिक में प्लांट्स भी आते हैं, प्लांट्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जिस साइंटिस्ट ने बताया था उनका नाम था थियोफ्रास्टस, उनको हम फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं, वनस्पति विज्ञान के जनक कहते हैं। ही क्लासिफाइड प्लांट्स बेस्ड ऑन हैबिट, फॉर्म, टेक्सचर इनटू 4 कैटेगरी इन हिज बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम। थियोफ्रास्टस की एक बुक थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, एक किताब और आती है हिस्टोरिया एनिमलियम जो अरस्तु ने लिखी थी, जिसमें एनिमल्स के बारे में बताया गया था। वही प्लांट्स के बारे में थी हिस्टोरिया प्लांटेरम, मतलब प्लांट की हिस्ट्री के बारे में। उन्होंने प्लांट्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया था, हैबिट के आधार पर, फॉर्म के आधार पर और टेक्सचर के आधार पर। हैबिट यानी कौन से प्लांट्स, किसी प्लांट्स का जो है स्वभाव कैसा है। फॉर्म्स मतलब वो किस टाइप का, वो ट्री है कि हर्ब है कि श्रब है कि, ठीक है। और टेक्सचर, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, उसकी पत्तियों की आकृति कैसी है, मोनोकोट है, डाइकोट है, ये सब चीज़ों के आधार पर उन्होंने प्लांट्स को 4 भागों में डिवाइड किया। पहला जो भाग था वो था ट्री यानी पेड़। उन्होंने कहा कि प्लांट्स पहले पेड़ के रूप में होते हैं,
कुछ प्लांट्स श्रब के रूप में होते हैं, मतलब झाड़ी के रूप में होते हैं। वो पेड़ से छोटे होते हैं लेकिन घास वगैरह से बड़े होते हैं। फिर अंडर श्रब, श्रब के बाद में जो है छोटे प्लांट उससे जो है उनको कहते हैं अंडर श्रब। और फाइनली आते हैं हर्ब्स, जिसमें वनस्पति जड़ी बूटी आती है छोटी छोटी, ये सब। थियोफ्रास्टस के बाद एक साइंटिस्ट आए चरक, इनको फादर ऑफ आयुर्वेदा के नाम से जानते हैं। इन्होंने आयुर्वेद के बारे में सबसे ज़्यादा बताया था भारत के अंदर। लिस्टेड अबाउट 340 प्लांट्स एंड अबाउट 200 एनिमल, 340 पादप के बारे में और 200 एनिमल के बारे में चरक संहिता के अंदर इन्होंने बताया था इंडियन मेडिसिन के अंदर। फिर एक साइंटिस्ट हैं जॉन रे, जिन्होंने स्पीसीज नाम दिया था। व्हाट इज स्पीसीज? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु रिप्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस यंग वंस। ठीक है, तो ये स्पीसीज होती है, इनके बारे में सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म बनाती है, रिप्रोड्यूस करती है और नया ऑर्गेनिज्म बना सकती है। He also coined the term monocotyledons and dicotyledons. मोनोकॉट और डाइकोट, ये शब्द आपको देखने को सुनने को मिलेंगे एंजियोस्पर्म के केस में, कि एंजियोस्पर्म में ऐसे प्लांट जो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं करते, पौधे से पेड़ नहीं बनाते, उनको कहते हैं मोनोकॉट। ऐसे प्लांट जो सेकेंडरी ग्रोथ करते, पौधे से पेड़ बनाते, उनको कहते हैं डाइकोट। तो ये दोनों ही पेड़ जो हैं, ये दोनों ही जो प्लांट्स की कैटेगरी है, उनके बारे में सबसे पहले ये नाम किसने दिए, इंट्रोड्यूस किए थे जॉन रे ने। Based on extensive traveling in all over Europe, he described more than 18,600 plants and animals in his book Historia Generalis Plantarum. Historia Generalis Plantarum नाम की जो बुक थी, उस बुक के अंदर जॉन रे ने 18,600 प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में टोटली बताया कि कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, कौन कौन से एनिमल्स होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है गैस्पार्ड बाउइन प्रपोज्ड आइडिया अबाउट बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर इन हिज बुक पिनाक्स। एक साइंटिस्ट थे गैस्पार्ड बाउइन, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था पिनाक्स। उस पिनाक्स में इन्होंने आइडिया दिया था, किस चीज़ का आइडिया दिया था, बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। उन्होंने जो आइडिया दिया था वो दिया था बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। ये जो बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर है, ये कौन सा नोमेनक्लेचर है, इसके अंदर इन्होंने बताया था कि कोई भी स्पीसीज है उसके अंदर उसका जब साइंटिफिक नेम दिया जाता है तो जनरली उसमें दो नाम होते हैं, एक जीनस का नाम और एक स्पीसीज का नाम। ये आइडिया जो है सबसे पहले बाउइन ने दिया था। यू नो वेरी वेल कि बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर किसने दिया था, लीनियस ने। बट लीनियस को ये आइडिया नहीं आया, ये आइडिया जो दिया था वो गैस्पार्ड बाउइन ने दिया था। Carolus Linnaeus is known as father of taxonomy. He published 2 books. अब Carolus Linnaeus वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर प्रपोज किया था, द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी, और उन्होंने प्लांट और एनिमल के अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम जो है बताए थे। जैसे इन्होंने 1 मार्च 1753 में किताब लिखी थी स्पीसीज प्लांटेरम, उसमें उन्होंने 5,900 प्लांट्स स्पीसीज के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया। वही सिस्टेमा नेचुरी जो जनरली 1735 में आई थी, और उसका जो 10th एडिशन था जो 1758 में आया, उन्होंने उसके अंदर 4,326 स्पीसीज ऑफ एनिमल के बारे में बताया। लीनियस ने बाइनोमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर दिया। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। एरिस्टोटल डिफरेंशिएटेड एनिमल ऑन द बेसिस ऑफ पर्जन एंड एंसेस ऑफ आरबीसी into 2 parts called anima or enema in his book Historia Animalium. I already mentioned कि एरिस्टोटल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमलियम। उन्होंने एनिमल्स को 2 भागों में बांटा। देखो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, एनिमल्स 2 टाइप के उन्होंने डिवाइड किए थे। उन्होंने कहा था कि कुछ एनिमल्स जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी है उनको कहते हैं वर्टिब्रेट्स, कुछ एनिमल जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं है उनको कहते हैं इनवर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें आरबीसी होती है, इट मीन उसका ब्लड का कलर जो है लाल होता है। जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें आरबीसी नहीं होती। उनमें कुछ स्पीशीज़ को छोड़ के, जैसे अर्थवर्म वगैरह, उनको छोड़ के ज़्यादातर स्पीशीज़ का ब्लड का रंग लाल नहीं होता है। बट एरिस्टोटल को आरबीसी का मालूम नहीं था। हमने ये लिखा है कि एरिस्टोटल ने आरबीसी की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर एनिमल को 2 भागों में बांटा, एनिमा और इनिमा। बट एक्चुअल में देखा जाए तो एरिस्टोटल वाज अननोन अबाउट आरबीसी। एरिस्टोटल ने सीधा ये देखा कि जिस स्पीसीज़ में ब्लड है, यानी रेड कलर का ब्लड है, तो वो वर्टिब्रेट्स है, और जिसमें रेड कलर का ब्लड नहीं है तो वो इनवर्टिब्रेट्स। उन्होंने डायरेक्टली यही बात बताई, उन्होंने ज़्यादा उसके अंदर जो है बातें नहीं बताई।
तो एनीमा जो है, एनीमा का मतलब होता है विदाउट ब्लड स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो बिना ब्लड की है, बिना आरबीसी वाली है। आरबीसी को तो उन्होंने एक रफली करेस्पॉन्डिंग बताया था, लेकिन एक्चुअल में उनका सीधा सा मतलब ब्लड से था। तो बाद में मॉडिफिकेशंस के अंदर ये लिखा गया कि एरिस्टोटल का मानना ये था कि जिसमें आरबीसी है वो वर्टिब्रेट्स है, जिसमें आरबीसी नहीं है वो इनवर्टिब्रेट। बट एक्चुअली देखा जाए तो एरिस्टोटल को, अरस्तु को जो है आरबीसी का मालूम नहीं था। उनको ये पता था कि ब्लड रेड कलर का जिसमें है वो कशेरुकी प्राणी है, वर्टिब्रेट्स है। जिसमें रेड कलर का ब्लड नहीं है वो इनवर्टिब्रेट्स है। इनिमा आर एनिमल विथ ब्लड रफली करेस्पॉन्डिंग टू वॉट वी नाउ कॉल्ड वर्टिब्रेट्स। उनको हम वर्टिब्रेट्स के नाम से जानते हैं। तो ये आज का अपना लेक्चर था, जिसके अंदर हमने लाइफ के कैरेक्टर्स, लिविंग बीइंग के जो है कैरेक्टर्स पढ़े। साथ ही साथ हमने डेथ के टाइप पढ़े, सिस्टमेटिक्स और टेक्सोनॉमी में डिफरेंस बताया, और उसके बाद में कुछ साइंटिस्ट की हिस्ट्री बताई। हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो होगा सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस के आधार पर, कि नेचर में किसी भी प्लांट्स को या पर्टिकुलर किसी एनिमल को किस आधार पर क्लासीफाई किया गया है, या किस क्लासिफिकेशंस के आधार पर उनको जो है डिवाइड किया गया है। जिसमें 3 टाइप के हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो बाहरी कैरेक्टर के आधार पर बनाया गया, जिसमें मॉर्फोलॉजिकली प्लांट्स को देखा गया। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें प्लांट्स को जो है उसमें बायोकेमिकल तरीके से उसके अंदर के टेक्सचर, उसके सेल, टिश्यू के आधार पर देखा गया। और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने प्लांट्स को इवोल्यूशनरी बेसिस पे डिवाइड किया कि कौन सा प्लांट पहले आया, कौन सा प्लांट बाद में आया। इस टाइप से हम लोगों ने आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए थे। लीनियस ने आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, बेंथम और हुकर ने नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया, वही एंगलर और प्रेंटल ने जो है फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर हमें पढ़ने को मिलेगी। तो हमारा आज का टॉपिक जो है वो यहीं पर फिनिश होता है। मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं इन तीनों सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ाऊँगा। साथ ही साथ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में पढ़ेंगे कि किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज जो है ये क्या होती है और किस टाइप से जो है नीट में उसके रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।